साथियों, मैं रमन त्यागी रविजॉन फार्म फ्रेंड की तरफ से आप सभी का अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम जानकारी लेंगे केचुआ खाद के बारे में, यानी वर्मी कंपोस्ट के बारे में। और आज हम एक ऐसे शख्स से मिलेंगे जो शहर में पले बड़े और वहीं पे उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की, इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। उसके बाद वापस वो अपने गाँव आकर अपने खेतों में वर्मी कंपोस्ट की यूनिट लगाकर बहुत ही अच्छे तरीके से उसको चला रहे हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से वो मार्केटिंग कर रहे हैं अपने वर्मी कंपोस्ट की। तो चलिए जानते हैं उनसे कुछ नया। अगर सूरज की तरह जलना है तो रोज उगना पड़ेगा। भाई जी, आपका स्वागत है हमारे रविजॉन फार्म फ्रेंड में। आप सबसे पहले किसान भाइयों को अपना नाम बताएं और आप किस जगह से बिलोंग करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा परिचय दें। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम नीतीश तोमर, ग्राम लड़पुरा हापुड़ का मैं रहने वाला हूँ। ये एक छोटी सी ज़मीन है हमारे बाप दादाओं की, हमारे पिताजी की, पूर्वजों की, जिस पे हम खेती करते हैं। पारंपरिक खेती पहले से चलती आ रही है यहाँ पे, और अब हम कुछ नया करने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग शहर में रहे, बाहर रहे। मैंने इंजीनियरिंग की, अपनी पढ़ाई करी और आगे और भी पढ़ाई करी, बाहर नौकरियाँ करी। और उसके बाद कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि यार हमारा जो अपना पुराना व्यवसाय या पुरानी खेती जो है उस पर भी हम अगर ध्यान दें, उसके बारे में भी अगर सोचें तो हमें अच्छी चीज़ों का प्राप्त हो सकता है। हम समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, दुनिया के लिए अच्छा कर सकते हैं, और अपने जो ग्रामीण भाई बहन हैं उनकी भी मदद कर सकते हैं इस क्षेत्र में आके। और जो हमने पढ़ाई के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करा है उसको यहाँ लगा के कुछ अच्छी चीज़ों का फ़ायदा लोगों को पहुँचा सकते हैं। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि आप शहर में रहे, इंजीनियरिंग आपने की, तो ऐसा क्या हुआ कि आपको लगा कि नहीं यार, यहाँ ये वाली दुनिया छोड़ के मैं फिर से वापस अपने गांव चलता हूँ और वहाँ पे जाके वर्मी कंपोस्ट स्टार्ट करता हूँ और ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्ट करता हूँ। तो जैसा कि हम देख रहे हैं पीछे की साइड में, और हमारे किसान भाई भी देख रहे हैं कि आपने वर्मी कंपोस्ट की यूनिट लगाई हुई है, तो ऐसा क्या माइंड में आ गया कि मैं यार वर्मी कंपोस्ट स्टार्ट करूँ? वर्मी कंपोस्ट स्टार्ट करूँ। देखिए सर, अगर हम खेती की बात करें तो खेती की मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं खाद और पानी। बिल्कुल। पानी की उपलब्धता सब जगह अनुसार से है, कहीं कम है, कहीं ज्यादा है, उस हिसाब से लोग खेती करते हैं। कुछ कम पानी की खेती करता है, कुछ ज्यादा पानी की खेती करता है, कोई गन्ना उगाता है, कोई मूंगफली उगाता है, क्षेत्र अनुसार होता है। लेकिन खाद की आवश्यकता हर किसी को है। अब हम समाज को देखें तो एक समाज में हमारे यहाँ केमिकल खेती बहुत ज़्यादा लोग करते हैं। केमिकलों का अनावश्यक प्रयोग खेती में करते हैं, बहुत ज़्यादा तरीके से केमिकल लोग डालते हैं। अगर हम उदाहरणतः देखें तो पंजाब में कैंसर की एक लहर है। कैंसर की सबसे ज़्यादा बीमारी है जिसका मुख्य कारण फर्टिलाइजर है, जो बहुत ज़्यादा हद पे हम जो है केमिकल का इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि बीकानेर से भटिंडा तक एक ट्रेन चलती है जिसमें सिर्फ कैंसर पेशेंट होते हैं। पंजाब से कैंसर पेशेंटों को राजस्थान, बीकानेर ले जाया जाता है, क्योंकि बीकानेर में कैंसर हॉस्पिटल है। उसमें सिर्फ कैंसर पेशेंट जाते हैं रोज और शाम को वापस आते हैं, अपना इलाज करा के आते हैं। इस तादाद में केमिकल का प्रयोग होने से कैंसर इतना ज़्यादा हमारे समाज में उभर गया है। हमारी इस स्तर पर केमिकल है कि जो माताएं दूध अपने बच्चों को पिलाती हैं उस दूध में केमिकल का असर आने लगा है। बिल्कुल। तो ये तो बहुत बुरी स्थिति में हमारा समाज चला जाएगा, हमारी खेती चली जाएगी, हमारी ज़मीनें बर्बाद हो जाएंगी। ये जो ऊसर हो जाएंगी ज़मीनें जो हमारे बाप दादाओं ने, हमारे पूर्वजों ने पाल के रखी थी। तो इसका कुछ ना कुछ तो अल्टरनेट हमें चाहिए जी, हमें लाना पड़ेगा, समाज को बदलना पड़ेगा। और हम अगर दूर की परिस्थिति सोचें तो हमें तो बदलाव लाना पड़ेगा, आज से इस बात के बारे में सोचना पड़ेगा। अच्छा, अब हम खर्चे भी नहीं बढ़ा सकते, हम कोई महंगा भी चीज़ नहीं लगा सकते ऐसी कि उसमें कोई महंगा हम जो है उसका समस्या का महंगा समाधान कर दें। हमें सस्ता समाधान करना है, जो चीज़ें उपलब्ध हैं उसी दायरे में सारी चीज़ों को लेके चलना है। तो हमने देखा कि हमारे पास गोबर बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाता है, क्योंकि पशुपालन अभी भी हमारा मुख्य पृष्ठभूमि है ग्रामीण क्षेत्र में। हर घर में पशु होते हैं, तो वो 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो गोबर इकट्ठा कर लेता है अपने पास। और जब वो उस गोबर को कूड़ी पे फेंक देता है, उसमें दुनिया भर की प्लास्टिक, पॉलिथीन, गंदगी मिला देता है, तो उसमें बहुत सारा टॉक्सिक मिल जाता है, बहुत सारी गंदगी मिल जाती है। तब हम उसको फिर खेत में डाल देते हैं, तो वही गंदगी हमारी खेतों में आ जाती है। तो उससे हमारी मिट्टी फिर जो है केमिकल दूषित हो जाती है, फिर हम फंस गए। तो इसका ये तरीका होता है कि गोबर को अच्छी तरीके से संरक्षित किया जाए, उसकी प्रॉपर खाद बनाई जाए, अच्छे संरक्षण तरीके में बनाई जाए, और
तरीके से बनाई जाए, जो उसका उचित तरीका है, जी। और फिर उसको ही इस्तेमाल अपने खेतों में कर ले जाए, ताकि जो हम यूरिया, डीएपी, अदर केमिकलों का इस्तेमाल यूज करते करें। हैं वो कम से कम हो। आज की तारीख में हम देखेंगे कि जो है डीएपी की कीमत बहुत ज्यादा आसमान पे जा चुकी है। जी। सरकार उस पर सब्सिडी दे रही है, लेकिन सरकार भी तो खर्च कर रही है ना अपनी जेब बिल्कुल। से, तो सरकार पर भी अतिरिक्त बोझ आ रहा है। कब तक करेगी सरकार? जब सरकार पेट्रोल डीजल से सब्सिडी हटा सकती है तो यूरिया डीएपी से भी हटाएगी एक दिन, जी। तो ये बोझ हमारे सिरों पे आएगा। तो हमें इसका समाधान लाना ही था। तो सर जब आपने स्टार्ट किया था वर्मी कंपोस्ट यूनिट, जी। तो कितने बेड से स्टार्ट किया था आपने? सर मैंने अब से 2 साल पहले वर्मी कंपोस्ट स्टार्ट करा था, जी। और मैंने 6 बेड लगाए थे सर पहली अच्छा, बार। और अभी अगर हम बात करें तो लगभग कितनी जमीन में आप कर रहे हैं और मैं- कितने बेड्स होंगे अंदाजा? हम लोग 6 बीघे के आसपास हमारा फार्म है, जिसपे हम जो है कंप्लीट ऑर्गेनिक फार्मिंग, और ऑर्गेनिक फार्मिंग सिर्फ मैं आपकी बात करूं कि जो है केचुआ खाद वर्मी कंपोस्टिंग 6 बीघे में कर रहे जी। हैं, बाकी क्षेत्र में हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे जी। हैं। और अब हमारे पास लगभग 90 बेड्स हैं, 90 बेड हैं हमारे अभी पास। 90 बेड्स 90 बेड करंट स्थिति में हमारे तो पास। जैसा कि सर अभी हम देख रहे हैं, जब से यूट्यूब आई है लोगों ने जानना शुरू किया है कि वर्मी कंपोस्ट अच्छा कैसे बनती है, कैसे होता है, तो मतलब बड़ा ही प्रचलन में आया है ये जी, चीज जी, जी। कि हर कोई सोचता है कि मैं भी वर्मी कंपोस्ट की यूनिट लगा के तैयार कर लूं। और इसको एक तो होता है कि किसान भाई अपने लिए तैयार कर रहा है जी। और अपने खेतों में इस्तेमाल कर रहा है। जी। एक दूसरा, कुछ लोग अभी जैसे पढ़े लिखे लोग हैं वो यूट्यूब देखते हैं, बिजनेस ढूंढते हैं, अब लॉकडाउन का टाइम है, जी। तो ऐसे में लोगों के माइंड में आता है कि यार ठीक है, गोबर मुझे आसानी से मिल जाएगा, मिल केचुआ मैं कहीं से खरीद लूंगा और मैं बेड लगा के ये स्टार्ट कर देता हूँ। स्टार्ट कर देता तो बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं जी, और वो फेल हो जाते हैं। फेल हो जाते हैं। तो उसके पीछे क्या कारण रहता है? वो कैसे उस अपने इसको नहीं बेच पाते? क्योंकि मैंने जो देखा है जी, वो ये देखा है कि अभी इसकी जो डिमांड है, जी, जो आपका जी, खाद जी, है ये जी। वर्मी कंपोस्ट, इसकी डिमांड कम है, और जो और लोग कर रहे हैं जी, उनका बेसिक मॉडल काम करता है केवल केचुए को सेल करने पे। सेल करने का। तो मतलब आप किसान भाइयों को ये बताइए कि वो केचुए के साथ में इस वर्मी कंपोस्ट की मार्केटिंग कैसे मार्केटिंग करें, कैसे करें? और इसको अगर वो कर रहे हैं तो कैसे इससे लाभ उठा सकते हैं? देखिए रमन जी, सबसे पहले तो हमें समझने की ज़रूरत है कि वर्मी कंपोस्टिंग है क्या। जी वर्मी कंपोस्ट क्या है? वर्मी का मतलब होता है केचुआ। जी जब हम केचुए को गोबर में डाल देते हैं तो वो गोबर को खाता है और एक दूसरा मल तैयार करता है, जिसको हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। जी उसमें नाइट्रोजन की मात्रा, फास्फोरस की मात्रा, पोटेशियम की मात्रा, ह्यूमस की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। जी अब ये बात मेरा बताने का ये कारण है कि लोग समझें कि NPK, ह्यूमस, ये सारी चीज़ें उसमें उपलब्ध होनी चाहिए। जी अब ये कब उपलब्ध होंगी? तो वर्मी कंपोस्टिंग बहुत सारे चीज़ों पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे, मॉइस्चर पे, pH पे। लोग इन सब टेक्निकल बातों का ध्यान नहीं रखते हैं। जी उनकी गुणवत्ता खराब होती है, उनका केंचुआ मर जाता है, वो हतोत्साहित हो जाते हैं, उनके ज़्यादा पैसे लग जाते हैं। किसान उस खाद को लेता नहीं है क्योंकि उसमें जान नहीं होती, उसका मॉइस्चर मेंटेन नहीं किया गया था, उसका pH मेंटेन नहीं किया हो, तो वो मिट्टी में डालेगा, उसका असर ही नहीं आएगा। जी। किसान दोबारा आपसे लेगा नहीं तो फिर आपकी यूनिट बंद ही होगी। बिल्कुल। आपने चीज़ की क्वालिटी जब खराब कर ली, आपने वर्मी कंपोस्ट की क्वालिटी खराब कर ली, तो वो नहीं बिकेगी, किसी भी कीमत पे नहीं बिकेगी, कोई भी उसको नहीं। आप अपनी अच्छी क्वालिटी का बनाइए, सारे मानकों पे बनाइए। एक नेशनल प्रोग्राम ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग है और सरकारी कृषि विभाग की भी गाइडलाइंस है वर्मी कंपोस्ट जी। को बनाने की। आप उनको फॉलो करिए, उनकी बुकलेट्स पढ़िए। हमारी भी अपनी एक बुकलेट है जिसमें हमने सारी चीज़ों की सूची बनाई कि स्टेप बाय स्टेप आपको क्या गलतियां नहीं करनी है, किस चीज़ों पर ध्यान देना है। और जब वो उच्च गुणवत्ता वाली खाद तैयार होगी, तब आप अपने पड़ोसी को देके देखिए 1 बीघे में, वो ना दोबारा आपसे मांगे तो बात रही। हमारे आसपास सारे किसान हमसे लेके जाते हैं, हम बेचते हैं, हमारी बिकती है, लेकिन हम सारी चीज़ों की गुणवत्ता चेक करके उन्हें बेचते हैं, उसके बाद सेल उसके बाद बेचते हैं। कभी कभी ऐसा होता है गोबर हमारा खराब होता है, जी गोबर में केमिकल होता है, गोबर डेयरी पे से आ गया, उसमें गंदा पानी मिला हुआ है, आपकी खाद बनेगी नहीं, बनेगी तो उसमें क्वालिटी नहीं होगी। आप उसका pH कभी चेक नहीं करते, आप उसका मॉइस्चर कभी चेक नहीं करते, आप उसका टेम्परेचर कभी चेक नहीं करते, तो ये सारी चीज़ें फ़र्क डालती हैं। आपकी जो क्वालिटी खराब आएगी तो आपका मार्केट खराब होगा ही होगा। फिर लोगों का धीरे धीरे से भरोसा उठने लगता है जी कि भाई वर्मी कंपोस्ट से तो कुछ होता नहीं, वर्मी कुछ कंपोस्ट होता तो महंगी पड़ती है। वर्मी कंपोस्ट कभी महंगी नहीं पड़ती, बहुत सस्ती खाद है, कम लगती है। ये भी अगर वो अच्छी क्वालिटी की, अच्छी गुणवत्ता की बनी हुई है तो लोगों का विश्वास तभी जगेगा, और आप उसकी गुणवत्ता के साथ खिलवाड़ करेंगे तो आप सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। अगर हम बात करें 1 एकड़ खेती की, तो 1 एकड़ खेती में कितनी वर्मी कंपोस्ट की हमें जरूरत पड़ती है? कितना हम खाद डाल सकते हैं? सर मैं हेक्टेयर में आपको बताना चलिए, चाहूंगा। हेक्टेयर में हाँ, बता हेक्टेयर दीजिए। में बताना जी। चाहूंगा। लगभग 3 टन। जी। अच्छा, वर्मी कंपोस्ट की खुराक, इसे हम कहेंगे खुराक, जी। कि हमें जमीन को देनी है। बिल्कुल। ये खुराक निर्भर करती है कि कौन सी फसल है, किस समय की फसल है, और कितने समय से आप वर्मी कंपोस्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। जब आप पहली बार इस्तेमाल करेंगे तो 3 टन
पर हेक्टेयर के हिसाब से डलती है। उसके बाद फसल पे निर्भर करता है और ये धीरे धीरे समय अनुसार कम होती चली जाती है, क्योंकि एक बार आपने डाल दी तो वो कई सालों तक उसके जीवाश्म उपलब्ध रहेंगे ज़मीन में, उसका जीवाश्म नहीं मरेगा, लंबे समय तक उसको वो आपके पौधों को, आपकी फसल को फायदा देगी। धीरे धीरे इसकी जो 3 टन है वो अगले साल हो सकता है आपकी 2.5 रह जाए, 2 रह जाए, फिर 1-1.5 टन तक भी आपका काम चलेगा। लेकिन शुरुआत में आपको थोड़ा ज़्यादा डालना होगा, उसके बाद और हो सकता है कोई ऐसी फसल है जैसे हमारी बेलों की फसल है, सब्जियों की फसल, उसमें कम लगेगी, गन्ने में ज़्यादा लगेगी, चावल में थोड़ी ज़्यादा लगेगी। जी, तो इसका जो टाइम पीरियड होता है तैयार होने का, वो लगभग कितने डेज का होता है? देखिए सर, डिपेंड करता है कि आपका पार्टिकल साइज कितना बड़ा है, यानी गोबर आपका कैसा है। अच्छा, गोबर आपका मोटा है, गोबर में भूसा ज़्यादा है, गोबर भी अलग तरीके का होता है, ये भी हमें समझनी है, कुछ बारीक गोबर होता है, कुछ भुरभुरा गोबर होता है, तो इस पर भी निर्भर करता है। अगर मैं औसतन बात करूं तो कम से कम 60 दिन, मैक्सिमम 90 दिन अच्छा इसमें लगते ही हैं अच्छी गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए। आप जल्दी जल्दी खाद उतारेंगे, कच्चा खाद उतरेगा, कच्चा खाद उतरेगा, आप किसान को कच्चा दे देंगे, फिर वही आएगा, ना उसमें एनपीके प्रॉपर होगा, ना पीएच अच्छा होगा, क्वालिटी खराब होगी। तो आपको प्रॉपर हर चीज़ मेंटेन करने के लिए, उसकी पूरी गुणवत्ता मेंटेन करने के लिए आपको 60 से 90 दिन लगेंगे ही लगेंगे। तो अभी सर आपके फार्म पे कितनी प्रोडक्शन हो रही है, आप कितना बना लेते हैं? अगर हम प्रोडक्शन ईयरली कैलकुलेट ईयरली कैलकुलेट करते हैं तो हम 90 से 100 टन का प्रोडक्शन ईयरली कर रहे हैं। तो अभी जैसे सेल की बात करें तो आप किस तरीके से मार्केटिंग कर रहे हैं और कितने प्राइस में आप सेल कर रहे हैं अपना खाद? हाँ सर, अब इसमें भी 2 बातें हैं कि कंज्यूमर कैसा है और पैकेजिंग कैसी है, दोनों चीज़ों पर निर्भर करता है। एक मेरा कंज्यूमर है, मेरा पड़ोसी जी, ये मेरे यहाँ से थोड़ा सा गोबर अपने कट्टे में उठाएगा या अपनी ट्रॉली में बुग्गी में लेके जाके अपने यहाँ ले जाएगा, तो इसके लिए हमारे यहाँ 4 रुपए 5 रुपए का रेट रहता है। उठा के आप लेके चले गए आराम से, बिल्कुल ले जाइए, हमने तोला, वो लेके चला गया। फिर कट्टे आ जाते हैं जिसमें हमारी पैकेजिंग इंक्लूड हो जाती है। तो कहीं प्लास्टिक का कट्टा लगता है, कहीं HDPE का कट्टा लगता है, KPPE का कट्टा लगता है, अलग अलग साइज की पैकिंग, 1 किलो, 10 किलो, 50 किलो, 40 किलो। तो मैक्सिमम जो रेट जाता है इसका 12 रुपए किलो तक जाता है। अच्छा, 4 रुपए से शुरू होकर 12 रुपए। 12 रुपए वेरी करता है कि पैकेजिंग कैसी है, वो प्लास्टिक की है, कभी कभी कुछ पैकेजिंग महंगी हो जाती है, तो उसकी वजह से कॉस्ट थोड़ी सी पैकिंग पे चली जाती है। ठीक है। और अगर हम केचुए की बात करें, कोई किसान भाई करना चाहता है तो आप केचुए भी सेल करते हैं? जी बिल्कुल करते हैं जी। तो उसका क्या प्राइस आपने रखा हुआ है? मार्केट में बहुत तरह के प्राइस, बहुत तरह के प्राइस, और वो डिपेंड करता है कि कौन सा केचुआ अच्छा है, कौन सा केचुआ। किसान को मालूम नहीं है कि कौन सा केचुआ अच्छा है, उसको तो पता है अच्छा ये सस्ता मिल रहा है या महंगा मिल रहा है। वो हो सकता है कि महंगे वाला खराब हो, सस्ते वाला अच्छा हो, उसको कुछ नहीं पता। तो उसके लिए भी आप प्राइस के बारे में भी बताइए, और किसान को ये भी बताइए कि जब वो केचुआ खरीदे तो वो क्या चीजें ध्यान रखे। देखिए, मैं पहले तो केचुए के बारे में बता देता हूं आपको। केचुए 2 प्रकार के होते हैं, एक वो जो गोबर खाते हैं, एक वो जो मिट्टी में रहते हैं। मिट्टी में रहने वाले मिट्टी खाते हैं, गोबर में रहने वाले गोबर खाते हैं और अपना मल निकालते हैं, जिसको हम कंपोस्टिंग में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। इसमें भी अब जब हम कंपोस्टिंग वाले केचुए की बात करेंगे तो इसमें 2 तरह का केचुआ होता है, एक यूरोपियन, एक अफ्रीकन। अच्छा, दोनों तरह का केचुआ गोबर खाता है और मल निकालता है। यूरोपियन केचुआ जो होता है वो बहुत कम टेम्परेचर पे भी जिंदा रहता है और बाहर ज्यादा टेम्परेचर पे भी जिंदा रहता है, जिसे हम टाइगर वॉर्म या रेड वॉर्म कह देते हैं, जो आइसेनिया फेटोडिया ब्रीड हमारे यहाँ भारत में बहुत ज्यादा, भारत में, थाईलैंड में, म्यांमार में, क्यूबा में बहुत ज्यादा प्रचलित है। एक अफ्रीकन ब्रीड होती है, उसे अफ्रीकन रेड वॉर्म कहते हैं। वो बहुत ज्यादा अच्छा काम करता है, लेकिन वो 10 डिग्री 7 डिग्री से नीचे सर्वाइव नहीं कर पाता जी। हमारे क्षेत्र में ठंड भी बहुत होती है, गर्मी भी बहुत होती है, तो टेम्परेचर का वेरिएशन 50 डिग्री 40 डिग्री के बीच में रहता है, कि किसी महीने में 4-5 तक चला जाएगा, कभी 45-46 तक चला जाएगा। तो हमारा जो जीव है वो जिंदा रहना चाहिए दोनों टेम्परेचर को झेलने के लिए। तो यूरोपियन ब्रीड होती है और आइसेनिया फेटोडिया, ये दोनों टेम्परेचर को झेल जाती है, ज्यादा ठंड को भी, ज्यादा गर्मी को भी। ठीक। अब बात आती है कि हम केचुआ लोगों को देते हैं, कोई, ये हमारा अपना सिद्धांत है, किसी और का कुछ और हो सकता है जी। कोई ऐसा व्यक्ति जो काम शुरू करके देखना चाहता है जी, जिसको इस काम के लिए प्रोत्साहन चाहिए, वो हमारे पास आए, हम उसे काम सिखाएंगे जी। 2 किलो 10 किलो केचुआ निःशुल्क देंगे। अच्छा, 2 किलो 10 किलो केचुआ हम बिल्कुल निःशुल्क देंगे, वो काम सीखे जी, तरीके से उस काम को बढ़ाए। कोई कमर्शियली को अपनी यूनिट स्टार्ट करना चाहता है, कोई बड़े स्केल पे हमसे खरीदना चाहता है, तो 150 रुपए किलो हमारा रेट रहता है केचुए का, वो हमसे ले सकता है। केचुआ बहुत अच्छी क्वालिटी का लोग कह के बेचते हैं, तो क्वालिटी केंचुए में नहीं होती, वो ब्रीड होती है। ठीक है, केंचुए में जो आइसेनिया फेटोडिया होती है।
मुझे सबसे पहले ये बताइए कि जो बेड की लंबाई होती है वो कितनी रहती है? जितनी आवश्यकता है आपको, अच्छा, आपके पास आप जितनी कितनी भी लंबा कर कितने भी लंबा कर सकते हैं। चौड़ाई कितनी? चौड़ाई 3 फीट। 3 फीट के करीब। लंबाई कितनी रख लंबाई सकते हैं? कितनी रहती है? चौड़ाई 3 फीट रखेंगे, बीच की ऊंचाई 1.5 फीट रखेंगे। ठीक है सर। दूसरी बात कि हम कितने एवरेज के साथ में उस केचुए को उस बेड में डालेंगे, मतलब कितनी क्वांटिटी में हमें डालना है? जब हम 3 फीट की और चौड़ाई लेंगे और 1.5 फीट की ऊंचाई लेंगे तो 1 फीट लंबाई में 1 किलो केंचुआ डलेगा। ठीक है। और जब मैं 1 किलो केंचुआ कहता हूं तो 1 किलो केंचुआ का मतलब होता है 500 से 600 वॉर्म्स प्लस उसका गोबर, ये जो इकट्ठा साथ आता है। तो ये इसकी मात्रा 1 किलो 1 फीट में डलेगी। जी। और नीचे हमें पॉलिथीन लगाना जरूरी है या हम इसको ऐसे ही जमीन पर डाल के पॉलिथीन लगाना जरूरी है जी। केंचुए को हमें समझना होगा केंचुआ काम कैसे करता है। केंचुआ अंधेरे की तरफ भागता है। ठीक है। और ये केंचुआ सिर्फ गोबर खाता है, मिट्टी नहीं खाता। ठीक है। तो जब ये ऊपर से हम केंचुआ डालेंगे और ये खाता हुआ नीचे चला जाएगा तो लास्ट में इसको स्टॉप देना होगा कहीं हमें। अच्छा। वरना ये मिट्टी में जाएगा, मिट्टी खाने का प्रयास करेगा और उसको खाने से मर जाएगा। उसमें रिलीज भी हो सकता है, वो मिट्टी में जाएगा नहीं। उसको मिट्टी प्रयास करेगा और वो मर जाएगा वहां पे, तो हमारा केंचुआ खत्म हो जाएगा। तो लास्ट में आके अंधेरे में रहेगा, वो वहां पे रुक जाएगा अपनी। जी। तो एक और चीज पूछना चाहूंगा कि पानी हमें कब कब देना है इसको? पानी की आवश्यकता कितनी? पानी की आवश्यकता, पानी की आवश्यकता टोटली मौसम पर निर्भर करती है, आपके बेड पर निर्भर करती है कि हमें पानी हो सकता है दिन में 2 बार देना पड़े, हो सकता है हमें 2 दिन में 1 बार देना पड़े। सर्दियों में ऐसी परिस्थिति आ जाती है अगर हमारा मॉइस्चर लेवल 80%, अच्छा बेड में हमें 80% 50% से 80% तक मॉइस्चर मेंटेन रखना पड़ता है। इसके लिए हमारे पास कुछ अपने मीटर्स होते हैं जिनमें हम चेक करते हैं कि इसका पीएच कितना है और मॉइस्चर कितना है। तो अगर 50% से ऊपर मॉइस्चर है तो पानी नहीं देते हैं। अगर मॉइस्चर नीचे आ रहा है, गर्मी का समय है, तो सुबह शाम हम उस पर क्यूरिंग करते हैं, पानी डालना ही पड़ता है। ठीक है। तो अगर आपका पीएच भी डिस्टर्ब हो रहा है तो भी आपको क्यूरिंग करनी होगी। आप पीएच मीटर में जाके चेक करेंगे, ये हमारे पास मीटर है, इसमें सारी रीडिंग आ जाती है। मैनुअल मीटर होता है, आपको कहीं भी ऑनलाइन मिल जाएगा, आप उसमें डाल के देखें। यही छोटी छोटी बातें हैं जो गुणवत्ता मेंटेन रखेंगी आपकी। आपके पास ये सारी चीजें होनी चाहिए। आप रैंडमली बिजनेस स्टार्ट ना करें कि मतलब मुझे ये भी करना है वो भी करना है और चीजों पर ध्यान ना दें। हर चीज को मॉनिटर करके चलें। अगर कोई किसान भाई स्टार्ट करना चाहे इस काम को तो वो कितनी पूंजी से और वो कितने बेड से स्टार्ट करे? सर ये डिपेंड करता है कि आपके पास पूंजी कितनी है। मेरा अनुभव ये कहता है कि आप 4-5 बेड लगा के पहले अनुभव लें, जिसको पाला कैसे जाता है केंचुए को। 3 महीने की प्रक्रिया होती है। 3 महीने में आपको 60 दिन में 90 दिन में पूरी प्रक्रिया समझ में आ जाएगी। उसके बाद अपनी पूंजी अनुसार अपने आप बेड बढ़ाएं या उन्हीं को मल्टीप्लाई करें। अच्छा 90 दिन के अंदर आपका केंचुआ ऑलमोस्ट डबल हो जाता है जी, दुगना हो जाता है लगभग। तो आपके पास वो भी एक ऑप्शन होगा कि आपके 5 के 10 हो सकते हैं, कम से कम 8 तो हो ही जाएंगे बुरी से बुरी स्थिति में भी। आपको और भी केंचुआ चाहिए तो आप और भी बढ़ा सकते हैं। तो आप 4-5 पे अपना अनुभव व्यतीत करें, उस पर समय दें और उसके पालन पोषण में समय गुजारें। तो किसान साथियों, जैसा कि सर ने आपको वर्मी कंपोस्ट के बारे में बहुत ही डिटेल से बताया और सर आपने बड़ा ही अच्छे तरीके से किसान भाइयों को समझाया और शायद उनको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ भी आएगा और वो आपके बताए हुए तरीके से वो अपना कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये सब कुछ जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। उनकी जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। मैं रमन त्यागी, रवि जॉन फार्म फ्रेंड से।